सो पार्ट बी के अंदर हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पूरा कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था, 3 to 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिल जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपने ये तो सीख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है किसी कंपनी की, का एक फॉर्मेट देख लिया आपने, उनके मेन हेड सब हेड वाली चीजें देख लिया आपने, उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली। अब उन स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी कि किस तरीके से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कुछ जानने के लिए बना रहे हैं ना, हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, बेसिकली वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो हम लोग आज कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले तो हम मीनिंग समझेंगे, फिर हम वो टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, यानी कि टाइप्स पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस पढ़ेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं इस एनालिसिस के अंदर और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहली बात तो देखो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना चाहते हो, यानी कि एनालाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कुछ सिस्टम होगा ना, बिना सिस्टम के तो काम चलता ही नहीं है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है of analyzing the financial information in the financial statement to understand and to take the economic decision। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि हम उनको बहुत आसानी से समझ सकें और अपने उसी चीज से रिलेटेड डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक के पास जाते हो और उस बैंक से लोन मांगते हो, तो बैंक कहेगा कि ठीक है, आप हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करो। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर वो बैंक क्या देखेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो ये चेक करेगा कि ऑलरेडी इनके पास कितने डेट्स हैं, इनके पास एसेट्स कितने हैं, इनकी लाइबिलिटीज कितनी है। इनकम की बात करूं तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर ये चेक करेगा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर फिर उन स्टेटमेंट्स को देख के ही वो बैंक डिसीजन लेगा ना कि उसे आपको लोन देना है या नहीं देना है, और अगर देना भी है लोन तो कितने का देना है। भाई वो भी तो अपने फंड की सिक्योरिटी चाहता होगा ना, कि आज वो अगर आपको पैसा उधार दे रहा है तो कल को आप उसके पैसे को देने लायक हो या नहीं। उस सारी चीजों को चेक करने के बाद ही वो सैंक्शन करेगा ना एक अमाउंट। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो उसने वो जो एनालाइज किया अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन निकाली, तब जाके डिसीजन लिया ना। तो बस यही कह रहा है आपका मीनिंग। नेक्स्ट, अब कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टूल्स हैं और चारों ही आपको इस बुक के अंदर पढ़ने हैं। ये चारों ही चीजें हमें बुक के अंदर प्रैक्टिकली पढ़नी है, जिसमें पहला है टूल आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगला ही जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम यही स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद रेशियो एनालिसिस का हमारा पूरा एक चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी हमारा पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हमें अभी पढ़ने हैं, जिसमें हम इन्हीं टूल्स के ऊपर वर्क करेंगे कि कैसे ये टूल्स हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब फर्स्ट वाले पे आते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से कुछ कुछ चीजों को समझना और कुछ कुछ चीजों को आपको हैंड टू हैंड लर्न भी कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन कर रहे हो। अब कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 or more years with change in amount in absolute और percentage term। देखो, हम यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हैं। कैसा कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे मेरे को करना है खुद का कंपैरिजन खुद से, कि मैं पिछले 5 साल से अगर अपनी कंपनी चला रही हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने पिछले 3-4 साल का डेटा लिया और देखा कि मेरे पिछले 3-4 साल से सेल्स, सपोज करो कि मैं 2018 से अगर अपना डेटा एनालाइज कर रही हूँ 6 साल से, तो 2018 की सेल्स देखी, 19 की देखी, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से मैं सेल्स देखती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ही कंपैरिजन कर रही हूँ 2 या 2 से ज्यादा साल का।
तो दिस इज कंपैरेटिव स्टडी। देखो कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक होता है जब हम अपना कंपैरिजन खुद से करते हैं, और एक होता है कि हम किसी और से अपना कंपैरिजन करते हैं फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। तो अगर मैं अपना कंपैरिजन कर रही हूं खुद से, इसे बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? इंट्रा कंपैरिजन। इंट्रा कंपैरिजन क्या है? खुद का कंपैरिजन, खुद का कंपैरिजन खुद से फॉर 2 और मोर ईयर्स, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं सेम ईयर के लिए अपना कंपैरिजन करती हूं किसी और के साथ, जैसे कि मैं भी एक कंपनी चला रही हूं और सेम काम कोई और कंपनी भी करती है, तो मैंने 2023-24 की अपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, उनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं। सो दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। अपना कंपैरिजन इंट्रा, किसी दूसरे के साथ इंटर, समझ गए। और ये दोनों ही कंपैरिजन किसके अंदर होते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। बात समझ आ गई? ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल 2 और मोर ईयर्स। इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को लिखोगे ना कि आप ईयर्स लिख रहे हो और ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो ना, जैसे कि आपने रेवेन्यूज लिखे तो आप इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे इसे कैसा एनालिसिस कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पर जनरली ये इंट्रा और इंटर दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन साइज। अब कॉमन साइज का मतलब क्या हुआ कि यहां भी कंपैरिजन होता है लेकिन यहां बेस सेम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करी, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है? मैंने कहा 2023 में ना मेरी जो सेल्स थी वो 10 लाख की थी, लेकिन 2020-24 में मेरी सेल्स 12 लाख की हो गई। तो मैंने कहा कितने से चेंज आया? 2 लाख से। तो मैंने कहा परसेंटेज निकालते हैं, तो मैंने निकाला 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तभी तो मुझे पता चलेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपको एक परसेंटेज मिल गई। बट यही चीज जब मुझे कॉमन साइज में करनी होगी ना, तो कॉमन साइज के अंदर बेस सेम हो जाता है। अब जैसे कि कंपैरेटिव में मुझे जिस भी चीज का कंपैरिजन करना होगा उसका बेस चेंज होता चला जाएगा। चलो मैंने रेवेन्यू की बात करी, अब मुझे वहां पे कंपैरिजन करना था एक्सपेंसेस का, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस 50,000, इस साल के एक्सपेंसेस 60,000, तो कितने का डिफरेंस आया? 10। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, हर बार बेस चेंज होगा एज पर द आइटम। बट जब मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूंगी ना, तो मुझे बेस सेम रखना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी आइटम का अगर कंपैरिजन करना है तो सेल्स के बेसिस पे करना है। हर किसी के अपॉन में आपको उस साल की सेल्स लिखनी है, हर किसी के अपॉन में जो बेस होगा। जैसे कि अब मुझे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो अपॉन में 500 ही लिखूंगी, यानी कि किसी के अपॉन में 400, किसी के अपॉन में 600। बात समझ आई आपको? ठीक है। चलो, तो कॉमन साइज या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या है? इट इज ऑल्सो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर ईयर्स। अब देखो दोनों की स्टार्टिंग डेफिनेशन बिल्कुल सेम है ना, बट डिफरेंस है ना कहीं ना कहीं। कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेजेस टेकिंग अ कॉमन बेस। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? एक बेस आपने कॉमन ले लिया है, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो। और इसको कौन सा एनालिसिस कहा जाता है? वर्टिकल, क्योंकि यहां पर बेस सेम हो चुका है, आपको बार बार उसी को अपॉन में लिखना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? यहां पर हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ चलते हैं। आप जब ये चैप्टर भी करोगे ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी मैथ्स की याद आएगी। इसमें ऐसे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहेंगे कि ये क्या, जिससे पीछा छुड़ाया था फिर आ गई। ये तुम्हारी एक्स है जो तुम्हारे पास वापस आएगी किसी और रूप में। वो होता है ना कि जब कोई नई आती है तो कई बार उसमें झलक दिख जाती है पुराने वाले की भी, तो बस ये कुछ वही है, यही समझ लो। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, आप उनकी कुछ रेशियोज कैलकुलेट करोगे। जैसे कि मुझे जानना है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज। तो उससे परसेंटेज के फॉर्म में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी फर्म कैसे चल रही है। लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि करंट एसेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटीज कितनी है, डेट्स के कंपैरिजन में इक्विटी कितनी है। तो इस तरीके से कुछ रेशियोज हम निकालेंगे जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताएगा? वही फ्लो ऑफ कैश,
इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। हमारे बिजनेस में अलग अलग जगह से पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये बताएगी कि अलग अलग जगह से कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही पूरा डिटेल में हमें चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको 4 चीजें बस याद रखनी है कि कितने टूल्स है हमारे पास, 4 है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। मतलब अगर क्वेश्चन बनना हो ना तो इस टॉपिक से बिल्कुल बनना चाहिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आपको। ठीक है, पास 4 तरीके के एनालिसिस है यहाँ पर, मतलब 4 तरीके के टाइप्स है, 4 टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सटर्नल इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा एनालिसिस जिसको आप, जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो पब्लिश की जाती होगी, और जिसको कौन इस्तेमाल करते होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स। देखो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपकी बातें 2 लोगों को पता होती है, एक आपके घर वालों को और एक बाहर वालों को। तो कंपनी के भी ये 2 लोग होते हैं, कुछ घर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं। घर वाला कौन है, उनके मैनेजमेंट और वो लोग जिन्होंने उस बिजनेस से पैसा लगाया है। ठीक है, और बाहर वाले कौन से लोग हैं, बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक है, क्रेडिटर्स है, ये सारे लोग बाहर के लोग हैं। तो अगर किसी बाहर वाले को कंपनी के बारे में जानना है तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनालिसिस आर कैरिड आउट बाय द आउटसाइडर, ये बाहर के लोग करेंगे, डिपेंड ऑन द पब्लिश अकाउंट्स। कि हमने जो डेटा पब्लिश कर रखा होगा, आप खुद चाहें तो बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। आज ही डाल लो एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस, आपको मिल जाएगी, आपको देख सकते हो इन सब चीजों को। तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स इस्तेमाल करते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। बट यहां पर अगर मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता लगाना चाहती है तो वो करती है इंटरनल एनालिसिस। कुछ बातें ऐसी होती है जो अंदर की होती है और अंदर ही रहती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैनेजमेंट जानना चाहती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो वो कौन सी एनालिसिस करती है, इंटरनल। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अभी तो पढ़ के आए हो, बताओ कौन से स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल कहा गया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं और वर्टिकल को कॉमन साइज। तो बस उसी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लो। इट इज अ रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ऑल्सो नोन एज डायनामिक एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, और नाम ही निकल कर आया है। एब्सोल्यूट परसेंटेज के टर्म्स में आप निकालते हो, इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, दोनों तरीके के कंपैरिजन आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर ओनली, लेकिन वर्टिकल में सिर्फ 1 साल का कंपैरिजन कर रहे हो। ऑल्सो नोन एज द स्टैटिक और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कर सकते हो। ज्यादातर जो आपका कॉमन साइज वाला होता है वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज के टर्म्स में सब कुछ निकालते हो एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ कंपैरिजन। आप यहां कंपैरिजन की तरफ बढ़ रहे हो। ज्यादातर हॉरिजॉन्टल इंट्रा फर्म के लिए यूज किया जाता है और वर्टिकल इंटर फर्म के लिए। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या करना होगा भाई, सबसे पहले तो आपको रीअरेंज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे, फिर आप एक एनालिसिस करोगे यानी कि उसको पूरा एक डिटेल में उसको चेक करोगे, फिर उसके बाद होगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, एक तरीके के रिजल्ट, क्या फाइंड आउट किया। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स, उसी की एक परसेंटेज निकाली, फिर एक होता है ना रिमार्क का कॉलम, वो होता है इंटरप्रिटेशन। वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं। पहला, क्योंकि हमें अर्निंग कैपेसिटी जाननी है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है अपने बिजनेस की, मैनेजर एफिशिएंसी को जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करनी है, हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता, और शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। तो इसके लिए जब हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें ये बात पता चल जाती है। इंटरफर्म कंपैरिजन अभी पढ़ के आए हैं। फोरकास्टिंग, हम फोरकास्टिंग यानी कि आगे फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, बजट्स बनाने होते हैं हमें बिजनेस के अंदर तो उसके लिए काम आती है। और हम यहां पर अपनी स्टेटमेंट को चाहते हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब हर कोई उन स्टेटमेंट्स को समझ सकता हो। अब आते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, डेट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, जर्नल बिजनेस एनालिसिस। तो सबसे पहला यूज है हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पर
बेसिकली जब एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि जिस भी फॉर्म के अंदर उसने पैसा लगाया है वो किस तरीके से डिविडेंड देती है, बेसिकली ये जानना है उसे कि उसका पैसा कितना सिक्योर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट एनालाइज। क्रेडिट एनालाइज का मतलब है इस एनालिसिस को करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि नए कस्टमर के साथ हमें किस तरीके से डील करना है। क्रेडिट मतलब उधारी, आप एक उधार देने जा रहे हो, तो जब उधारी देने जाओगे तो ये चेक करोगे ना कि आप नए कस्टमर के साथ ये डील करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या और उधार देने लायक आप हो या नहीं हो, या आपको कैश की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी चीजों के लिए, हाँ जी, तो हमें कितना क्रेडिट अलाउड करना है, कितना क्रेडिट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए हम क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। डेट एनालिसिस, जहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, हम उधार लेना चाहते हैं अब, तो उधार लेने के लिए ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हम लेने लायक है भी या नहीं, तो अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को चेक करना है। डिविडेंड डिसीजन, भाई हमें ना ये देखना है कि शेयर होल्डर ने पैसा तो लगा दिया हमारे बिजनेस में, अब उन्हें बदले में रिटर्न भी तो देना है, तो हमें डिसाइड करना होता है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद है जनरल बिजनेस एनालिसिस। अब देखो हमारे बिजनेस में और भी बहुत सारे तरीके के डिसीजन हमें लेने होते हैं, अपने प्रॉफिट से रिलेटेड, अब अपने क्रेडिट से रिलेटेड तो हमने देख लिया, डेट से रिलेटेड भी देख लिया, ओवरऑल बिजनेस को चलाने के लिए और भी बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए आती हैं, मतलब कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट के ऊपर एक बर्डन होता है कि उसने उस पैसे को बढ़ाकर वापस करना है जो पैसा उस बिजनेस के अंदर लगा है। तो जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेगा मैनेजमेंट, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो भाई उसे तो चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन। जो एम्प्लॉयज तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तुम्हारे पैसे को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोनस वगैरह कैसे मिलेंगे, इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे, तो उनको भी चाहिए। शेयर होल्डर, भाई जिसका पैसा लगा है वो तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो चाहते हैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, या जो तुम्हारे इन्वेस्टर बन सकते हैं इन फ्यूचर, तो भाई वो चेक करेंगे ना कि उनका जो फंड है वो कितना सिक्योर है आपके बिजनेस के अंदर, तो वो एनालाइज करेंगे। सप्लायर और क्रेडिटर, जो लोग आपको उधार दे रहे हैं पैसा, वो ये चेक करेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी तुम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हो, तो उन्हें भी एनालाइज करना है। बैंकर और लेंडर्स, ये भी तो लोग तुम्हें पैसा उधार देते हैं, तो उधार देने से पहले वो चेक करेंगे कि इन फ्यूचर उन्हें उनका पैसा वापस मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी देखेंगे। कुछ रिसर्चर्स होते हैं, यानी कि जो केस स्टडीज करते हैं, तो केस स्टडीज करते टाइम पे अगर सपोज करो हमने उन्हें एक कंपनी दी रिसर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे उन्हें उन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करनी होती है, ताकि वो भी एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, मतलब एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल सके उस कंपनी के बारे में। टैक्स अथॉरिटीज, अब जिन लोगों को टैक्स, भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, जीएसटी भी लगाना होता है हमें, तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनकी कैलकुलेशन करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो ये सारी कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी, जब तक स्टेटमेंट सामने नहीं होगी तब तक ये सब कैसे होगा। कस्टमर्स भी जानना चाहते हैं कई बार कि हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, कितने, हाँ, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका, तो उन सब चीजों के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हमने ले ली। लास्ट, लिमिटेशन। सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली ना, पर बुराइयां भी पढ़नी जरूरी है। तो क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला वही हिस्टोरिकल एनालिसिस है। और एक बात कहूं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में लिमिटेशन पढ़ी है ना, सेम वही लिमिटेशंस है, आप चाहें तो वो वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस, वही जितनी भी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, तो जो आपने एक बार कॉस्ट लिख दी अपने एसेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट, वो कभी चेंज होती नहीं है, तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंज, अब वही फर्स्ट पॉइंट से निकलती है दूसरी लिमिटेशन भी, कि क्योंकि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड अपने यहाँ पर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। आपने ये 11th के बचपन में ही पढ़ लिया था कि जितने भी एसेट्स हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही हूँ, वो उनके एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एक बार खरीदने के बाद चेंज नहीं की जाती वो कॉस्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन लगता है टाइम टू टाइम, बट एक्चुअल कॉस्ट चेंज नहीं की जाती है। तो इसका मतलब चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, आप अपनी बुक्स में वो वैल्यू चेंज नहीं करते हो, तो इसका मतलब प्राइस लेवल को इग्नोर करते हो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को यहाँ हम लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ कौन से एस्पेक्ट्स को लिखते हैं, क्वांटिटेटिव। जो चीजें मॉनेटरी टर्म्स में लिखी जा रही है सिर्फ उसी को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। इट सफर्ड फ्रॉम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है ना, वो सारी लिमिटेशन इसकी भी है। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, देखो एक बंदा जो इन स्टेटमेंट्स को बना रहा है या एनालाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्शियलिटी, बायसनेस आई जाती है कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं इन सब चीजों में।
वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अब अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिसिस करते टाइम, कोई वर्टिकल एनालिसिस कर रहा है तो कोई हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो डिफरेंस आ सकता है। विंडो ड्रेसिंग, सजा धजा के दिखाना, यानी कि जैसे कि लोग होते हैं ना, दो चेहरे लेके घूमते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ, तो ऐसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या किया जाता है, उनका ट्रू और फेयर व्यू ना दिखाया जाए, एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है हम उसे छुपाने की जब कोशिश करते हैं तो उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमने आज कवर किया चैप्टर नंबर 2, बहुत ज्यादा मार्क्स का चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको मेन पढ़ाया है ना इस चैप्टर में, सिर्फ इतना ही आप इसके अंदर कवर अप कर लीजिए, आपको इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आते होंगे पेपर में, ठीक है।